मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है गुजरात में, जहाँ पर हमें गैर कानूनी दारू बनाने का अड्डा दिखाया जाता है। उस अड्डे पर रईस नाम का एक बच्चा काम करता होता है और हमें बताया जाता है कि गुजरात में शराब बेचना और खरीदना जुर्म है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साल में 25,000 करोड़ की शराब बिकती है और ऐसा मुमकिन ना होता अगर रईस न पैदा हुआ होता। दोस्तों, इस मूवी का नाम है रईस, जो कि 2017 में आई है। और जरा धीरज रखिएगा क्योंकि हमारे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की एंट्री थोड़ी लेट होगी और शाहरुख खान इस मूवी में रईस के रोल में है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। एक दिन रईस अपने दोस्त सादिक के साथ स्कूल जाता है और स्कूल की टीचर उसे बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ने का कहती है और नजर कमजोर होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाता और उसे अपने हाथ पर उनसे डंडे खाने पड़ते हैं। रईस की माँ जब उसके लिए चश्मा बनवाने जाती है तो उसके पास पैसे पूरे नहीं होते, लेकिन रईस ने भी ठान ली थी कि वह बिना चश्मे के स्कूल नहीं जाएगा। रात को सादिक और वो किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं और रईस वहाँ पर गांधी जी के पुतले पर लगा हुआ बिना शीशे के फ्रेम वाला चश्मा उतार लेता है और जैसे ही वहाँ चौकीदार आता है तो वहाँ से भाग जाते हैं। रईस वो चश्मे के फ्रेम को लाकर अपने मोहल्ले के चश्मे वाले को देता है, लेकिन वो उससे कहता है कि बिना पैसों के काम नहीं होगा, जिस पर वो ऐसी शक्ल बना लेता है कि वो उस पर तरस खाकर उसे मुफ्त में चश्मा बना देता है। वो चश्मा पहनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे चीजें बहुत दूर दूर तक नजर आ रही थी कि तभी वो पुलिस की वैन वहाँ पर आते हुए देखता है। वो उसे रोकने के लिए उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सीटी बजाने लगता है और उसकी सीटी सुनकर दारू के अड्डे वाले लोग सारी शराब छुपा देते हैं और जब तक वहाँ वो पहुँचते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाला रईस को थप्पड़ मारता है जिस पर उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। वो उसकी माँ से कहता है कि ये तेरा धंधे का नहीं दंगे का सामान है, जिस पर रईस की माँ पुलिस वाले से कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रात को सोते हुए रईस अपनी माँ से पूछता है कि वाकई में कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जिस पर वो कहती है तब तक जब तक किसी का उससे कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, उसी रात इलियास, जिसके पास रईस काम करता होता है, वो जेल चला जाता है और अगले दिन वो सादिक से कहता है हम जिराज सेठ के पास जाएंगे जो अंग्रेजी दारू बेचता है। पूरे इलाके में नाकाबंदी थी और जिराज को कोई चाहिए था जो उसका माल इलाके से बाहर ले जा सके। रईस जिराज से एक बोतल पर 3 रुपए रख के 6 बोतलों का ऑर्डर लेता है और उसे उसका आदमी बताता है कि ये पहले इलियास के लिए काम करते थे और वो रईस को बैटरी बुलाता है। रईस उन बोतलों पर अखबार चढ़ाता है और किताबें निकालकर अपने बैग्स में वो बोतलें डाल देता है। रईस अपना कंपास निकालता है और जाते हुए उस आदमी के पिछवाड़े में घुसा देता है। सादिक उस कंपास को बाहर निकालता है और रईस उससे कहता है कि बैटरी नहीं बोलने का, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, पुलिस उनको वहाँ से बिना चेकिंग के ही जाने देती है। ये देखकर जिराज बहुत खुश होता है और उनको अगले दिन से ही अपने पास काम पे रख लेता है। जिसके बाद कहानी इतनी आगे चली जाती है कि सादिक और रईस जवान हो चुके थे और जिराज के सर में सफेद बाल आ चुके थे। एक पुलिस वाला जिराज का दारू वाला ट्रक पकड़ लेता है और ट्रक के टायर की हवा भी निकाल देता है। जिसके बाद वहाँ रईस आता है और इस तरह एंट्री होती है शाहरुख खान की। जब रईस उस पुलिस वाले की जेब भरता है तो वो कहता है कि हिसाब बराबर हो गया, जिस पर रईस उसे थप्पड़ मारता है और ट्रक के टायर के पास ले आता है और हिसाब बराबर करने के लिए उसे ट्रक के टायर में हवा भरने का कहता है और फिर वो उससे कहता है कि प्यार से व्यापार कर, टाइम और इज्जत दोनों बच जाएगा। उसी रात रईस सादिक से कहता है कि कब तक हम जिराज सेठ के लिए घिसते रहेंगे, अब हम खुद का धंधा शुरू करते हैं। वो जिराज सेठ के पास जाता है और कहता है कि मैंने सालों आपकी नौकरी की, अब खुद का धंधा शुरू करना चाहता हूँ, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। लेकिन रईस उनसे कहता है कि मैंने धंधा शुरू करना है और मैं माल आपसे ही उठाऊंगा। और फिर वो उनसे कहता है कि मुझे 1 लाख का माल चाहिए और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पर जिराज के दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि इस धंधे में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। वो रईस से कहता है कि क्योंकि तूने मेरे लिए इतने साल काम किया है, तुझे मैं 3 दिन देता हूँ। और वो रईस पर घड़ी फेंक कर कहता है कि 72 घंटे तेरे दिमाग में टाइम चलता रहेगा। अब बात रईस की इज्जत पर आ चुकी थी। घर जाते हुए उनका एक्सीडेंट एक आदमी से होते होते बचता है। उस आदमी के पास एक बकरी होती है और वो उन्हें बताता है कि आजकल ईद के दिन चल रहे हैं और बकरी का आजकल 500,000 मिल सकता है। और ये सुनकर रईस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मोहल्ले की दुकान में खड़ी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाता है और जमानत के लिए वहाँ अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करवा देता है। वो उस गाड़ी पर शहर के बाहर जाता है और उस गाड़ी के बदले वो किसी व्यापारी से बकरियां खरीद लेता है। दोस्तों, उस गाड़ी की कीमत थी 1 लाख और उस समय रईस के पास 1 लाख रुपए की बकरियां थी। रईस सादिक से कहता है कि हम मुंबई जा रहे हैं, जहाँ पर हमें लोगों से बकरियों के बदले 1000 रुपए भी मिल सकता है। अब वो मुंबई की बकरा मंडी में जाते हैं, जहाँ पर उनसे एक आदमी परमिशन के बारे में पूछता है, जिस पर रईस कहता है कि ईद है, हम भी 2-4 पैसे कमा लेंगे, हमारी दुआ लगेगी। लेकिन वो उसे अपनी बकरियां लेकर वहाँ से जाने का कहता है और वहाँ खड़ा एक आदमी उसे बैटरी कह देता है, जिस पर रईस को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मारपीट शुरू कर देता है। रईस और सादिक दोनों ही पूरी मार्केट में तहलका मचा देते हैं, लेकिन वो अकेले कितनों को मार लेते। और फिर एक आदमी रईस पर गन तान कर उसे बैटरी कहता है, जिस पर रईस उसके हाथ से गन छीन कर उसे कहता है कि बैटरी नहीं बोलने का और फिर वो बेहोश होकर पीछे गिर जाता है। शाम को नमाज के बाद वो आदमी रईस को अपने पास बुलाता है और कहता है बकरी शेर का खुराक होती है, कारोबार नहीं। तेरे बकरों की बिरयानी बट रही है, अब तू कैसे धंधा करेगा। जिस पर रईस कहता है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये मेरी अम्मी जान कहा करती थी। दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है मूसा। जाते हुए रईस जब उनसे अपने लिए एक बिरयानी मांगता है तो वो हंसने लगता है और इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस जाते हुए ट्रेन में बैठकर 1 लाख रुपए की बिरयानी खाते हैं। अब वो
दोनों कर्जे में डूबे हुए थे। उनके घर पर एक आदमी आता है और उन्हें पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है, और जब वो कहता है कि ये पैसे मूसा को ठोकने के लिए हैं, तो वो उसे उसके पैसे वापस कर देता है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम नवाब है और मैं मूसा का सादिक हूँ। भाई को तेरी धंधे और धर्म वाली बात बहुत पसंद आई, उनको तू पसंद आ गया और उन्होंने ये पैसे तेरी बकरियों के भेजे हैं, और भाई को जो पसंद आ जाए उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। और इसके बाद वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। दोस्तों, अगर वो मूसा को मारने वाली बात मान लेते तो नवाब उन दोनों को वहीं पर मार देता। रईस अपनी माँ की कब्र पर चादर डालने जाता है और वहाँ बैठकर कहता है कि माँ, मैं अपना खुद का धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। और फिर वो दुआ मांगता है। अब रईस डायरेक्ट उससे माल खरीदता है जिससे जराज खरीदता था। बहुत कम समय में उसका कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है। और क्योंकि रईस किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, वो अंग्रेजी दारू का कारोबार करता है। जिसके बाद कहानी फतेहपुरा से 235 किलोमीटर दूर एक पार्टी में आ जाती है, जहाँ एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। और इस फिल्म में इनका नाम मजनूदार है और ये एक पुलिस के अफसर हैं। मजनूदार उस पार्टी में आता है और उस पार्टी में सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर खुल्लम खुल्ला स्कॉच यानी कि इंग्लिश दारू चल रही थी। अगली सुबह सीएम साहब उसे अपने ऑफिस बुलाकर उन सबको छोड़ने का कहते हैं, जिस पर मजनूदार उनसे कहता है कि आप मुझे पेपर पर लिख के दे दे, मैं सबको छोड़ दूंगा। और सीएम उससे कहते हैं कि तुझे मैं राइटिंग में तेरा ट्रांसफर लिख के देता हूँ। एक दिन रईस क्रिकेट खेलते हुए शॉट खेलता है और बॉल किसी घर में चली जाती है, और बॉल लाने के बहाने वो एक घर में जाता है जहाँ पर एंट्री होती है मायरा खान की। इस फिल्म में उनका नाम आसिया है और ये रईस की महबूबा है। और मजनूदार का ट्रांसफर होता है फतेहपुरा में। मजनूदार उस इंस्पेक्टर से बड़े तरीके से बात करता है, जिस पर वो कह देता है आपको दारू, वोडका, रम, विस्की कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा। जिस पर वो उसे पेन और पेपर देता है और कहता है कि या तो अपना इस्तीफा लिख या तो दारू के अड्डों का एड्रेस लिख। शहर में आते साथ ही वो पहला ट्रक जिराज का पकड़ता है और मीडिया को बुलाकर खुद उसके माल के ऊपर बुलडोजर चलाता है। और फिर वो रईस को अपने पास थाने में बुलाता है। वो उससे कहता है कि जिसको तो धंधा बोलता है वो क्राइम है। और वो अपनी चाय मंगवाने के बाद उसमें से आधी चाय रईस को देता है और कहता है ये थाने की चाय है, इसकी आदत डाल ले या फिर धंधा बंद कर दे, वरना मैं तेरा सांस लेना मुश्किल कर दूंगा। लेकिन रईस उनको आधी चाय के लिए शुक्रिया बोल के वहाँ से चला जाता है। और अब रईस अपने दोस्तों के साथ एक नया प्लान बनाता है। वो अपने माल वाले ट्रक को आधे रास्ते में रोकता है और उसमें पड़े माल को 5 अलग अलग गाड़ियों में डालकर 5 अलग अलग रास्तों से निकालता है। जब मजनूदार रईस का वो ट्रक पकड़ता है तो उसमें आधी कप चाय पड़ी होती है। मतलब समझ रहे हो ना, अब इन दोनों में जंग छिड़ चुकी है। अब जिराज रईस को मिलने जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का ग्रुप जिनका मकसद एक ही धंधा चलाना और उसे आगे बढ़ाना हो, उसे सिंडिकेट कहते हैं। जिराज रईस से कहता है कि धंधे को मजनूदार से बचाने के लिए हमें इकट्ठे होना होगा, जिस पर रईस मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि सिंडिकेट का चेयरमैन मैं रहूंगा। वो उसे 3 हफ्ते देता है और इस दफा वो उसकी तरफ घड़ी फेंक कर कहता है कि रख ले, दिमाग में टाइम चलता रहेगा। मजनूदार को अपने किसी मुखबर से रईस का ट्रक आने की खबर मिलती है, जिस पर वो फतेहपुरा से आने जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवा देता है और इस बारे में सादिक रईस को बता देता है। लेकिन रईस तो रईस है, वो अपना सारा माल कश्तियों में डालकर दरिया से लेकर जाते हैं। मजनूदार पुल पर खड़ा रह जाता है और रईस अपना काम कर जाता है। इस दफा कश्तियां देखकर रईस की मदद इस आदमी ने की थी जिसका नाम दमला सेठ है, और अब वो उससे हाथ मिला लेता है। मतलब समझ रहे हो, रईस का धंधा बढ़ने वाला है। लेकिन ये बात जिराज को बर्दाश्त नहीं होती। वो रईस को मारने के लिए कातिल को बेचता है, लेकिन रईस उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। और काफी ज्यादा भाग दौड़ के बाद वो आदमी रईस के हाथ आ जाता है और जानते हो क्या, रईस उस आदमी को मरवा देता है। और इसके बाद मजनूदार एक्शन में आ जाता है। वो रईस के सारे अड्डों पर छापा मारता है और रईस को कत्ल के जुर्म में अरेस्ट करते हुए उससे कहता है सबूत तो मैं खोद कर निकालूंगा। इस बारे में जब मूसा को पता चलता है तो वो एक आदमी को थाने भेजता है जो कहता है कि उस आदमी का कत्ल मैंने किया है। और इसके बाद मजनूदार को रईस को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। वापस आने पर रईस अपनी बीवी के साथ खुशी मना ही रहा होता है कि उसे मूसा का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि तुझे मारने के लिए आदमी जिराज ने भेजा था और मैं तुझे जिराज दे रहा हूँ। जिसके बाद रईस रात को जिराज के क्लब में जाता है जहाँ पर सनी लियोनी का लैला ओ लैला वाला आइटम नंबर चल रहा होता है। जिराज के पास जाने से पहले रईस उस लड़की के साथ डांस करता है। और ऐसा क्यों? वो उस लड़की के बालों में से अपना हथियार निकालता है। रईस उसके सारे आदमियों को मारते हुए उसके पास जाता है और जब वो दोनों आमने सामने होते हैं, जिराज ने जो किया था उस वजह से वो रईस से नजर ही नहीं मिला पाता। और उस वक्त रईस को अपना बचपन याद आता है जो उसने जिराज सेठ के साथ गुजारा था। और फिर वो जिराज को मार देता है। घर जाने पर वो अपने आप से नजर ही नहीं मिला पाता, जिस पर उसकी बीवी उसे संभालती है। और मजनूदार के एरिया में जिराज का कत्ल होने के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब रईस को रोकने वाला कोई नहीं था। वो अपना धंधा खूब आगे बढ़ाता है और रेड का भी कोई चांस नहीं होता, क्योंकि हर महीने के आखिर पर खुद रईस शराब से भरा हुआ ट्रक पुलिस वालों को दे देता था और वो स्टाइल में तस्वीरें खिंचवाकर अखबार में लगवा देते थे। कुछ लोग थे जो रईस के निजाम को बिगाड़ सकते थे, लेकिन उसने अपने दिल, पैसे और दिमाग से सबको जीत लिया था। रईस के मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर उसके पास जाती हैं। वो सब कहती हैं कि मिल में प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से हमें अपना घर चलाने के लिए काम चाहिए। वो उनको कपड़े की थैलियां सीने का काम देता है जो उनके लिए बहुत आसान था और उन थैलियों की मदद से रईस अब होम डिलीवरी शुरू कर देता है। काफी टाइम गुजरने के बाद रईस के घर एक बेटा पैदा होता है जिसकी मिठाई मजनूदार के पास भी जाती है। रईस के मोहल्ले का एक मिल मजदूर खुदकशी कर लेता है। रईस के पूछने पर एक आदमी उसे बताता है ये कर्जे में
डूबा हुआ था, मिल बंद हो गई और मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। और फिर उस मजदूर की बीवी रईस के सीने से लगकर रोती है। रात को सादिक उस मिल के मालिक से जाकर शराफत से कहता है कि उस मिल के मजदूरों को उनके पैसे दे दो, लेकिन वो इनकार कर देता है। जिसके बाद रईस आता है और वो उसे पीछे हटने के लिए पैसे देने की ऑफर करता है, लेकिन रईस उसकी ठुकाई करते हुए कहता है कि मिल मजदूरों को उनके पैसे मिल जाने चाहिए। और अगले दिन कई मिल मजदूर रईस के पास उसके बच्चे के लिए झूला लेकर आते हैं। वो रईस को शुक्रिया बोलकर उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें उनके हक के पैसे मिल गए थे। रईस एक पार्टी रखता है जहाँ पर वो सबको बुलाता है और उस पार्टी में सीएम खास तौर पर रईस के लिए आता है। उस पार्टी में रईस सीएम से एक डील करता है जिसमें रईस एक जमीन पर से कब्जा छुड़वाएगा, जिसके टोटल में से रईस को 30% मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मजनूदार दमला सेठ के अड्डे पर रेड डालता है और वो दमला को वहीं पर 10 साल की सजा सुना देता है। इस पर रईस सीएम से मजनूदार को कंट्रोल करने का कहता है और वो उन्हें ये कहकर मनाता है कि कल को मजनूदार आपके दरवाजे पे भी आ सकता है। अब फिर से मजनूदार का ट्रांसफर होता है। वो उसे फतेहपुरा के कंट्रोल रूम में भेजते हैं ताकि वो पुरानी फाइल्स के साथ सड़ता रहे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ पर उसे मिलती है फोन को टैप करने वाली मशीन, जिसके जरिए फोन पर हो रही किसी की भी बात सुन सकते हैं। वो उस मशीन को रईस और उसके धंधे के साथ जुड़े सभी फोन्स के साथ जोड़ देता है। रईस का अपनी दुनिया के नाम से हाउसिंग स्कीम बनाने का ख्वाब था, जो कि 200 एकड़ जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने के बाद पूरा होने वाला था, और उसे पूरा करने के लिए रईस 200 एकड़ जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम है पाशा, जो कि राजनीति के लिए दारूबंदी की यात्रा को रईस के इलाके से निकालने वाला था। रईस उसे कॉल करके कहता है कि मेरे धंधे का नुकसान होगा, कम से कम यात्रा का रास्ता बदल दो, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर रईस उसे जान से मारने की धमकी दे देता है। मजनूदार इनकी बातें सुन लेता है और वो अखबार में छपवाता है कि रईस ने पाशा को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन जब रईस के इलाके में पाशा की यात्रा आती है तो रईस अपने आदमियों के साथ उनके सामने आ जाता है। दोनों पार्टियां आमने सामने होती हैं और रईस सड़क पर शराब की बोतलें फेंक देता है और उन बोतलों के ऊपर रईस एक आग वाली बोतल फेंक देता है। पाशा के तो होश ही उड़ जाते हैं जब वो सड़क पर आग लगी हुई देखता है। और फिर आता है लड़ने का टाइम। लोग पुलिस वालों को भी मारने लगते हैं और फिर दंगे का माहौल बन जाता है और गुंडों को मारते हुए टीयर गैस के धुएं में से रईस निकल कर आता है। पाशा के मुंह पर माइक मारकर कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि यात्रा मत निकाल, मेरे धंधे का नुकसान होता है। अब इस बवाल के होने के बाद सीएम के ऊपर मीडिया का प्रेशर आता है, जिस पर वो रईस से मिलकर उसे जेल जाने का कहता है। वो उससे कहता है कि जेल में बैठकर धंधा करी, मैं तुझे हर सुविधा दूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मैं तेरे साथ हूँ। और वो उसे जेल जाने के लिए मना लेता है। एक सुबह मजनूदार अखबार पढ़ता है और वो अखबार दिखाने सीधा रईस के पास चला जाता है। उस अखबार से पता चलता है कि सीएम और पाशा ने रईस को साइड पे करके हाथ मिला लिए हैं। अब रईस जेल से बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन रईस तो रईस है। वो सादिक और अपनी बीवी को बुलाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करने का कहता है, जिस पर सादिक कहता है कि इतना आसान नहीं है, नोट और वोट दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आसिया कहते हैं कि तुम नोटों का इंतजाम करो, वोट मैं लेकर आऊंगी। रईस ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ये इलेक्शन हम ही जीतेंगे। अब रईस राजनीति में आ जाता है और उसकी पार्टी का निशान पतंग होता है। उसकी पार्टी के झंडे और फ्लैक्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं और आसिया उसके लिए वोट इकट्ठे करना शुरू कर देती है। पूरे इलाके में उसके पोस्टर्स लग जाते हैं और इलेक्शन के टाइम पर लोग वोट ही नहीं डाल रहे थे, बल्कि रईस के लिए दुआ भी कर रहे थे। और फिर रिजल्ट आने पर रईस इलेक्शन जीत जाता है, जिसकी वजह से रईस को बेल मिल जाती है और उसे जेल से लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अब रईस एमएलए बनकर जेल से बाहर आता है। वापस आने पर रईस का धूमधाम से स्वागत किया जाता है और लोग उसके आने पर खुशियां मना रहे होते हैं। रईस अपनी बीवी को अपनी दुनिया दिखाने लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर ना ही भूख का डर होगा, ना ही गरीबी की मार होगी। यहाँ की हर सुबह ईद और हर रात दिवाली होगी। रईस की अपनी दुनिया की स्कीम उसके मोहल्ले के लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते। जिस पर रईस उनसे कहता है कि आपको अभी सिर्फ आधा पैसा देना है, बाकी के पैसे आप अगले 10 साल महीने के महीने किस्तों में दे सकते हैं। और वो उन्हें यकीन दिलाता है कि पहले दिन से आप घर के मालिक होंगे, जिस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अगले दिन सब लोग अपनी अपनी रकम देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उसकी अपनी दुनिया का काम तेजी से शुरू हो जाता है। अब मजनूदार एसपी क्राइम होता है और रईस एमएलए होता है और उन दोनों की मुलाकात होती है। उन दोनों में बातें होती हैं और रईस उनसे कहता है कि इस दफा आपके ट्रांसफर के पीछे मेरा हाथ नहीं है। जिस पर वो उससे कहता है कि जानता हूँ तेरे तो सारे हाथ कट गए, अब बस मुझे अब कोई भी मौका मत दे देना। मजनूदार ने उससे ये बात इसलिए की थी क्योंकि रईस के ऊपर से अब सीएम का हाथ उठ चुका था। एक खबर आती है जिसमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों ने एक ट्रेन को अपना निशाना बनाया है, जिनके हमले की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। इस वजह से देश के कई राज्यों में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और कर्फ्यू लग जाते हैं। इस पर रईस खास तौर पर अपने मोहल्लेदारों के लिए बहुत सा खाना बनवाता है और पुलिस वालों के जरिए उन तक पहुंचाता है और रईस की वजह से कई परिवार अपना पेट भरते हैं। उसने अपनी जिंदगी में हिंदू और मुसलमान का कभी फर्क नहीं रखा। सीएम पाशा से कहते हैं कि आज जो लोग रईस का सपना खरीद रहे हैं, कल को वही उसका गला पकड़ेंगे। वो रईस की जमीन को ग्रीन जोन में डाल देता है, यानी कि उसकी जमीन पर अब सिर्फ खेती बाड़ी हो सकती थी और सिर्फ एक झटके में रईस का सपना पूरा होते होते रह जाता है। रईस के पास अब पैसे भी ज्यादा नहीं बचे थे। वो पैसों का हिसाब सादिक से मांगता है, जिस पर सादिक कहता है कि इलेक्शंस पे, अपनी दुनिया पे और लोगों पे जो खाना बट रहा है उस पे पैसा लग रहा है। रईस गुस्से से पागल इसलिए हो रहा था क्योंकि अपनी दुनिया का काम रुक गया था और उसको लोगों को पैसे वापस करने थे, जबकि सारे पैसे खर्च हो गए थे। वो उन दोनों से उसको अकेला छोड़ने का कहता है। वो घर से बाहर जाता है तो
मोहल्ले का एक आदमी उसे मुस्कुराते हुए सलाम करता है, जिस पर रईस का जमीर रोने लगता है और घर जाकर वो अपनी बीवी की गोद में सर रख के रोता है। और जानते हो अगली सुबह मदद लेने के लिए वो किसके पास जाता है? मूसा भाई के पास। और उनको पता होता है कि रईस कर्जे से डूबा हुआ है। अब उन चारों की मीटिंग बैठती है जिसमें रईस उनसे कर्जा मांगता है, जिस पर मूसा कहता है कि तुझे मैं कर्जा तो नहीं लेकिन काम दे सकता हूँ। और वो उससे ऐसे बर्ताव करते हैं कि जैसे वो रईस पर एहसान कर रहे हो। अब पैसे के लिए रईस मूसा का सोना स्मगल करता है और सोने के साथ साथ काले रंग की कोई चीज होती है जिसके बारे में नवाब कहता है कि ये पैकिंग मटेरियल है। ये काम करने पर रईस को बैग भर के पैसा मिलता है, जिस पर रईस और सादिक दोनों ही बहुत खुश होते हैं और वो सभी लोगों को उनका पैसा वापस दे देते हैं। मोहल्लेदारों में रईस की इज्जत बढ़ जाती है और वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगता है। लेकिन एक दिन नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में एक के बाद एक 5 बम ब्लास्ट होते हैं, जिसके बाद मजनूदार उन कश्ती वालों को पकड़ता है जो मूसा का सोना लाए थे और वो बताते हैं कि वो रईस का माल था। दमला सेठ रईस को बताते हैं कि मूसा के माल में सोने के साथ वो पैकिंग मटेरियल नहीं बल्कि आरडीएक्स बम था। ये पता चलने पर रईस के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो अपने खुदा को याद करने लगता है। दमला सेठ के अड्डे पर रेड पड़ती है और वो अपने आप को गोली से उड़ा देता है। इस दफा रईस को मारने के लिए मजनूदार को किसी रिटर्न ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। रईस अपनी बीवी और बच्चे को सादिक के साथ कहीं और भेज देता है, जिसके बाद रईस अपनी बंदूक निकालकर जानते हो कहाँ जाता है? वापस मूसा के पास। वहीं मजनूदार रईस का पता जानने के लिए उसके मोहल्लेदारों तक को मार रहा था। मूसा उससे कहता है कि तूने बहुत नेकी का काम किया है, जन्नत नसीब होगा। और रईस उससे कहता है कि बेगुनाहों को मारकर जन्नत नसीब नहीं होती। नवाब उसे अपने साथ मुल्क से बाहर जाने का कहता है तो वो कहते हैं कि ना मैं जाऊंगा ना किसी को जाने दूंगा, जिस पर मूसा कहता है कि ठोक दो बैटरी को। और फिर शुरू होती है लड़ाई। मूसा रईस को गोली मारने लगता है कि रईस उसके हाथ पर उससे पहले गोली मार देता है और उसी के आदमियों के बंदूक से उसके सारे आदमी उड़ाने के बाद रईस मूसा के साथ बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है कि बैटरी नहीं बोलने का, और फिर वो अपने चश्मे की टांग उसके गले में घुसाकर उसे मार देता है। वहाँ से जाने पर रईस अपने सबसे पहले चश्मा बनाने वाले डॉक्टर को फोन करता है और उनके घर पे रह रहे सादिक से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने सब ठीक कर दिया है। रईस के पूछने पर सादिक उसे बताता है कि पुलिस नहीं आई, जिस पर रईस कहता है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मजनूदार उसके पीछे ही खड़ा होता है। और रईस के आने की खबर मिलने पर घर के चारों तरफ पुलिस खड़ी हो जाती है। स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मजनूदार रईस को नजर आते ही शूट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन रईस तो रईस है, वो अपने साथ वहाँ पर मीडिया लेकर आता है, जिस पर मजनूदार को खुद अपना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। सरेंडर करने के बाद रईस आखिरी दफा सादिक को मुस्कुरा कर गले लगाता है, अपनी बीवी और अपने बेटे को अपना आखिरी अलविदा कहकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस उसे दूर खाली मैदानों में लेकर जाती है। मजनूदार उससे पूछता है कि जब तुझे पता था कि तेरे साथ क्या होने वाला तो तू वापस क्यों आया? जिस पर वो जवाब देता है कि आना ही था, वरना आप मेरे लोगों को नहीं छोड़ते। वो अपनी घड़ी और अपना लॉकेट उतारकर उसके हाथ में रखता है और कहता है कि ये मेरी बीवी को दे देना और उसे सच बता देना। यानी कि वो चाहता था कि उसकी बीवी जान जाए कि वो मारा जा चुका है। अब आता है उसके एनकाउंटर का टाइम। रईस उसे पीठ पे नहीं बल्कि सामने गोली मारने का कहता है। दोस्तों वो कहते हैं कि किसी भी चीज के अंत में उसकी शुरुआत की याद आ ही जाती है। जब मजनूदार उसे पहली गोली मारता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब उसकी माँ ने उसे धंधे और धर्म वाली बात बताई थी। दूसरी गोली खाने के बाद उसे अपना सच्चा दोस्त सादिक याद आता है और तीसरी गोली खाने के बाद उसे अपना परिवार और अपनी बीवी का आखिरी अलविदा याद आता है, जिसके बाद वो मजनूदार के आगे मुंह के बल गिर के मर जाता है और पुलिस उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और इस तरह मूवी की काफी सैड एंडिंग होती है। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।